बसपा का वोट ज़्यादातर डिवाइड ही हुआ है इमरान मसूद और बीजेपी में। और जहाँ तक हमें लगता है कि राघव लखनपाल ही जीत के आएंगे। एमपी हैं वो भी, उन्हें भी चेहरा अपना क्या नाम दिखाना चाहिए था, सहारनपुर को घर घर घूमना भी चाहिए था, लोगों के काम भी आना चाहिए था। लेकिन मुझे लगा सिर्फ वो एक स्टैम्प पैड और रबड़ की तरह रह गए, और इसलिए बसपा की इमेज थोड़ी सी गिरी है सहारनपुर में। इमरान मसूद के सामने खड़े होने वाले एक ही प्रत्याशी हमें भी राघव लखनपाल ही लग रहे थे, चाहे वो लेट आए चाहे पहले आए। बुरा ना माने हिंदू भाई मेरी लेकिन इस बात का, लेकिन उनको सब कुछ घर बैठे बैठे चाहिए। बिना दाग के इस सरकार ने जो चलाए हैं 10 साल, तो ऐसी जनता को डूब मरना चाहिए जो घर से वोट डालने भी नहीं निकलती, चाहे वो वोट किसी को ही दे, लेकिन उसे वोट देने तो कम से कम निकलना चाहिए। ऐसा ही नहीं हो जाना चाहिए आदमी को कि आप बोल ही कैसे सकते हो जब आपने वोट नहीं डाला। और इसकी लिस्टें भी जारी होनी चाहिए, जो जो वोट नहीं डालते उन्हें कहने का भी कोई हक नहीं है, कोई सवाल पूछने का भी हक नहीं है जो वोट नहीं डालते। सहारनपुर में मेरे रोल मॉडल इमरान मसूद रहे हैं कभी। मैं जानता हूं कि वो कितनी बेबाक तरीके से काम करते आए हैं, बहुत अच्छे नेता हैं। तो राजपूत समाज का पूरा वोट बीजेपी को मिला है। ये सिर्फ 10-12% हमारे बीच में कुछ भ्रमित करने वाले लोग होते हैं। विपक्ष ये उड़ा रहा है कि भाई 400 पार आएंगे तो ये संविधान बदल देंगे। ऐसा कभी मोदी जी ने अपने भाषण में तो नहीं कहा, ना किसी इंटरव्यू में कहा। जब आप अफवाह फैलाओगे तो वो भी अपने एग्रेसिव मूड में आएंगे। प्रधानमंत्री जैसे शख्स को बैठ के सफाई देनी पड़ती हो कि मैं काम करूंगा, मैं आऊंगा, फिर काम करूंगा, अब भी ये कहना पड़ता हो तो लानत है ऐसी जनता पे। अब ये जनता की जिम्मेवारी होनी चाहिए थी कि 2 महीने जनता ये कहती कि मोदी जी अब तो आप शांत बैठो, 30-40 दिन आप शांत बैठो, अब हम देखेंगे विपक्ष को। विपक्ष कहता था कि 40 साल मोदी जी 100 जन्म ले लें तो धारा 370 नहीं हटा सकते। हमने 10 साल के अंदर हटा के दिखाई ना मोदी जी ने। जब आपका देश आगे बढ़ रहा है, आप 5वीं अर्थव्यवस्था में आ गए हैं, आप उसके बाद भी ये सोचेंगे कि चलो 10 साल मोदी जी को वोट दे दिया तो अब राहुल गांधी को जिता के देख लो। ये कोई क्रिकेट का गेम थोड़ी ना चल रहा है कि 2 बड़े बैठ के देख रहे हैं, 2 बच्चे खेल रहे हैं, चलो आज इसकी बैटिंग दे देते हैं, कल उसे दे देते हैं। देश का मामला है, हमें गर्व होता है ऐसी सरकार के ऊपर, और आनी चाहिए ऐसी सरकार बार बार। और मैं कहता हूं 50 साल नहीं 100 साल आनी चाहिए। मेरे फादर के 2 बच्चे हैं, हम संपन्न हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम कमाते हैं, हम किसी को लूटते नहीं है, हम किसी के आगे हमें सरकार से राशन की भीख नहीं मांगनी पड़ती। लोकसभा का चुनाव संपन्न हो गया है। भाजपा ने यहाँ पे जो है राघव लखनपाल जो पूर्व सांसद रहे हैं उन पर जो है उनको जो है चुनाव मैदान में उतारने का काम किया। तो गठबंधन से जो है इमरान मसूद भी चुनाव कांग्रेस के सिंबल पर लड़े हैं। तो वहीं माजिद अली जो पूर्व चेयरमैन अध्यक्ष प्रतिनिधि रहे हैं वो बसपा के सिंबल पर चुनाव लड़ने का काम उन्होंने किया। त्रिकोणीय चुनाव बनाने का उनका पूरा प्रयास रहा है। हालांकि इस चुनाव में जो दौड़ है या लड़ाई है वो आपस में जो है बीजेपी और कांग्रेस या गठबंधन प्रत्याशी के बीच में है। तमाम सियासी लोग इस बात को लेकर जो है कयास लगा रहे हैं कि गठबंधन प्रत्याशी मजबूत रहेगा या चुनाव जीतेगा राघव लखनपाल। तमाम इस तरह की चर्चाएं सहारनपुर जनपद में हो रही है। अभी हाल में हमारे साथ मौजूद है अभिनव अग्रवाल, बजाज शहीदगंज जी आप जो है अध्यक्ष हैं। बातचीत करेंगे, चर्चा करेंगे, इनसे जानेंगे कि जो इस चुनाव को कैसे देखते हैं, इस चुनाव में कौन मजबूत रहा है, किसका समीकरण किसके फेवर में गई है, कौन किन लोगों को जो है किसको जो है समर्थन प्राप्त हुआ है। जी अध्यक्ष जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है जी। शुरुआत सहारनपुर से करते हैं। सहारनपुर लोकसभा चुनाव वही संपन्न हुआ है। राघव लखनपाल ने भी चुनाव लड़ा है और जो है इमरान मसूद साहब भी जो है गठबंधन प्रत्याशी के रूप में हमारे बीच में आए हैं। तो वही जो है माजिद अली जो है हाथी के चुनाव चुन पर भी हमारे बीच में आए हैं। चुनाव को कैसे देखते हैं, कैसे समीकरण उभर के सामने आए हैं? देखिए, फाइट तो सिर्फ राघव लखनपाल और इमरान मसूद में, कांग्रेस और बीजेपी में ही है, क्योंकि बसपा का वोट ज़्यादातर डिवाइड ही हुआ है इमरान मसूद और बीजेपी में। और जहाँ तक हमें लगता है कि राघव लखनपाल ही जीत के आएंगे, क्योंकि मोदी जी ने अतुल्य काम करे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, निस्वार्थ भाव से काम करे हैं, हर पक्ष का ध्यान रखा है। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबको एक ही तराजू में रख के, विश्वास में रख के काम किया है। तो मेरे हिसाब से तो सहारनपुर में राघव लखनपाल ही आने चाहिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि जो राघव लखनपाल जो है चुनाव में पलड़े में भारी है, लेकिन अगर देखा जाए तो जो पिछले बार 2019 की अगर हम बात करें, 2019 में जो है यहाँ से जो है हाजी फजलुर रहमान जो है हाथी के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़े थे, और न केवल लड़े थे, हाथी की चंगाड़ दिल्ली सदन तक पहुंची थी। 5 साल उन्होंने जो है सहारनपुर की जनता ने जो उनको MP बनाने का, सांसद बनाने का कार्य किया। क्या इस बार अगर बात की जाए हाथी की चिंगाड़ की, क्या वो कम सुनाई दे रही है? क्या हाथी को चारा कम मिला इस बार? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर फजलुर रहमान जी की इमेज पहले से ही बहुत अच्छी थी। बड़े समाज सेवी हैं और पब्लिकली, सोशली भी बहुत अच्छे हैं। लेकिन जनता को इस बार समझ में आ गया है कि ऐसे प्रत्याशी को जिताने का कोई फायदा नहीं है जो अपने घर से भी ना निकले, कोई बातचीत भी ना करे, पब्लिक से संपर्क ना रखे। और MP हैं वो भी, उन्हें भी चेहरा अपना क्या नाम दिखाना चाहिए था, सहारनपुर को घर घर घूमना भी चाहिए था, लोगों के काम भी आना चाहिए था। लेकिन मुझे लगा सिर्फ वो एक स्टैम्प पैड और रबड़ की तरह रह गए, और इसलिए बसपा की इमेज थोड़ी सी गिरी है सहारनपुर में। और राघव लखनपाल ने पिछले 5 साल में कमबैक भी किया है, क्योंकि मोदी जी ने जितनी योजनाएं भेजी, हमारा सहारनपुर स्मार्ट सिटी में आया, करोड़ों रुपया सहारनपुर के अंदर आया लगा, और सहारनपुर की तरक्की भी हुई है, वो आपको सबको दिख ही रही है।
नहीं, तरक्की हुई है क्या? तरक्की के मायने ये है कि लोगों ने तरक्की को देखते हुए वोट देने का काम किया है। हालांकि गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद साहब भी जो है बहुत मजबूत से चुनाव लड़ रहे हैं, क्या आपको नजर आती है तरक्की के बेव पे वोट दिया है, या बीजेपी का जो प्रत्याशी था राघव लखनपाल, जिस पे आखिर समय तक मंथन जारी रहा और आखिर समय बहुत लेट उनका जो है डिक्लेरेशन हुआ है कि जो है यही चुनाव लड़ेंगे, क्या उनके बिहेव पे वोट मिला है, मोदी जी की योजनाओं पे वोट मिला है, या गठबंधन प्रत्याशी बहुत मजबूत उभर के सामने आए? देखिए, राघव लखनपाल बहुत टाइम से सहारनपुर में उनकी पकड़ और प्रत्याशियों के मुकाबले ज़्यादा अच्छी है। और बाकी ये तो देखो, उनकी अपनी पार्टी बीजेपी का अपना निर्णय है, मैं इसमें कोई टिप्पणी कर ही नहीं सकता। लेकिन इमरान मसूद के सामने खड़े होने वाले एक ही प्रत्याशी हमें भी राघव लखनपाल ही लग रहे थे, चाहे वो लेट आए चाहे पहले आए, लगा हमें राघव लखनपाल का ही रहा था कि नाम अनाउंस होगा। और राघव लखनपाल काम करें ना करें, क्योंकि सेंट्रल की योजनाएं इतनी बेहतरीन है, तो हर एमपी को उसी के बेस पे, विकास के बेस पे ही वोट मिलेगा, और विकास सहारनपुर में हुआ है। अगर संटेल की योजनाएं बहुत बेहतरीन है तो वोट परसेंटेज मोस्टली हिंदू वर्ग में जहाँ से हम देख रहे आते हैं, जहाँ पे हिंदू बाहुल्य क्षेत्र है, वहाँ पे कम होने की वजह क्या रही है? क्या हिंदुओं को जो है मोदी जी की योजनाएं अच्छी नहीं लगी? राम मंदिर निर्माण हुआ, क्या वो अच्छा नहीं लगा? तमाम वो चीज़ें जो जनहित से जुड़ी हुई है, केंद्र सरकार की, प्रदेश सरकार के लिए, क्या वो प्रभावित नहीं कर पाई जो वोट परसेंटेज कम रहा हिंदुओं में? वोट परसेंटेज हिंदुओं में कम रहने का कारण ये है कि, बुरा ना माने हिंदू भाई मेरी लेकिन इस बात का, लेकिन उनको सब कुछ घर बैठे बैठे चाहिए। अगर एक आदमी ने 10 साल निस्वार्थ भाव से लगातार काम किया है, बिना दिन रात देखे, इंटरनेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे, तो लानत है ऐसी जनता पे जो घर से सिर्फ वोट डालने के लिए भी नहीं निकल सकती, जो अगले साल 5 साल के लिए जिस प्रत्याशी को चुनने जा रही है उसका भी निर्णय करने के लिए घर से नहीं निकल सकती, और फिर उसे कहने का भी कोई हक नहीं है कि हमारे लिए काम हुआ है या नहीं हुआ है। मैं तो ये मानूंगा कि इतनी ज़्यादा सड़कें, इतने ज़्यादा निर्माण कार्य, इतनी सुदृढ़ता और बिना दाग के इस सरकार ने जो चलाए हैं 10 साल, तो ऐसी जनता को डूब मरना चाहिए जो घर से वोट डालने भी नहीं निकलती, चाहे वो वोट किसी को ही दे, लेकिन उसे वोट देने तो कम से कम निकलना चाहिए। अक्सर देखने में आता है कि जो है वोट परसेंटेज जो है 50, 55, 65 तक तो बहुत मुश्किल जा पाता है, लेकिन जब अबाउट अगर हम बात करें, जब 50 के 60 के बीच में जो है, या कहीं कहीं देखने में आता है 50 से भी कम हो जाता है, तो जो आधी आबादी वोट नहीं डाल रही है, क्या सरकार को, इलेक्शन कमिश्नर को इस पे जो है कोई ठोस कदम उठाना चाहिए? जी बिल्कुल, मेरे हिसाब से तो उनका चुनाव देने का, वोट देने का अधिकार ही छीन लेना चाहिए। अगर 2 बार 2 योजनाओं में कोई, या एक योजना या किसी और इलेक्शन के अंदर वोट नहीं डालता, उसका वोट डालने का अधिकार छीन लेना चाहिए, पेनल्टी लगनी चाहिए। वो किसी सोशल मीडिया वगैरह पे कहता हुआ ये बिल्कुल भी असहनीय हो जाना चाहिए आदमी को कि आप बोल ही कैसे सकते हो जब आपने वोट नहीं डाला, और इसकी लिस्टें भी जारी होनी चाहिए जो जो वोट नहीं डालते। उन्हें कहने का भी कोई हक नहीं है, कोई सवाल पूछने का भी हक नहीं है जो वोट नहीं डालता। क्योंकि वोट तो जो है एक बहुत महत्वपूर्ण अधिकार जो है भारतीय संविधान ने दिया है। कोई ऐसे में जो है लोग बाग जो है नहीं निकल पाते, घूमने जाते हैं बच्चों के साथ में, जो है क्या ऐसे लोग जो है प्रश्नवाचक नहीं है समाज के सामने, संवैधानिक इस राष्ट्र के सामने? जिस दिन इस देश की जनता को ये समझ में आ जाएगा मेरा वोट कितना महत्वपूर्ण है, तो सारी समस्या खत्म हो जाएगी। हर वो आदमी निर्दलीय भी चुन के आएगा जो ये सोचता है कि मेरे को जनता वोट देगी तो मैं समाज के लिए कुछ काम करूंगा, वो लोग आगे आएंगे। इन जैसे लोगों की वजह से तो हमारा देश आगे नहीं बढ़ता, जो घर पे बैठ के तो टीवी तो देख सकते हैं लेकिन 5 मिनट वोट डालने के लिए नहीं निकाल सकते, और नहीं निकालेंगे, और उसके बाद पूरे 5 साल टीवी फोन वगैरह पे वार्तालाप पूरी करेंगे कि हमें ये नहीं मिला, वो नहीं मिला। अरे मिलेगा कब? जब आप अपने प्रत्याशी को चुनोगे, वोट दोगे। आप 10 मिनट के लिए, और आपके बराबर में ही तो बूथ होता है, पैदल जाके वोट डालना होता है। मोदी जी ने भी इस बार का सबसे बड़ा दान होता है, अनुदान जो सबसे बड़ा होता है, वो वोट डालना होता है। आप वही वोट डालने नहीं जा रहे हो, तो फिर आपको कहने का भी और कोई प्रश्न चिन्ह करने का भी कोई हक नहीं है। अग्रवाल समाज से आप जो वास्ता रखते हैं अंतिम समय में, या कोई ये कहा जाए कि चुनाव के एन मौके पर जो है वो अग्रवाल समाज के बहुत बड़े नेता, अगर हम बात करें समाजवादी छोड़ कर समाजवादी को अलविदा कह के, हालांकि जो व्यापार प्रकोष्ठ के वहाँ पे जो प्रदेश अध्यक्ष, न केवल प्रदेश अध्यक्ष से, लेकिन जो कई वजह उनके समाजवादी पार्टी पर जो है चुनाव भी लड़े और जीते भी है, सहारनपुर की जनता की सेवा भी की है। बड़ा वजूद के नेता जो है वो भी भाजपा में आ जाते हैं, और जो है चुनाव में कहीं ना कहीं उनका भी लाभ आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या केवल जो है उनका आना ही आना रहा है? नहीं, मैं ये मानता हूँ कि जिनकी आप बात कर रहे हैं भाई संजय गर्ग, ये अग्रवाल समाज के नेता भी बड़े अच्छे हैं, और ये कार्यकर्ता भी बहुत अच्छे हैं अपनी पार्टी के। ये जिस भी जगह जाएंगे गुलदस्ता सजाएंगे ही, ठीक है ना। ऐसा नहीं होता कि किसी के आने से पार्टी कमज़ोर होती है, मजबूती होती है। और जैसे इनके अपने कार्य हैं, बेदाग छवि है, गद्दावर नेता हैं, ठीक है ना, तो मुझे लगता है कि पार्टी को इससे बेनिफिट कहीं ना कहीं हुआ ही होगा और आगे भी होगा। और हम चाहेंगे सब मिलजुल के रहें,
इसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि ना अग्रवाल समाज हो, चाहे पंजाबी समाज हो, चाहे कोई भी समाज हो, एकजुट रहेंगे, एक अच्छी सोच लेके चलेंगे तो देश आगे बढ़ेगा ही। और ऐसे ही नेता हमें चुनने चाहिए जो देश के लिए काम करे। कहीं न कहीं अब देखने में आया कि जो है जो गठबंधन प्रत्याशी था उसको जो है नाराज़गी का कहीं न कहीं जातीय नाराज़गी जिसको कहा जाता है, चाहे वो राजपूत समाज में रही हो या और तमाम दूसरे लोगों में रही हो, उसका जो है कहीं न कहीं भरपूर फ़ायदा उनको मिलने का काम है। प्रोग्राम भी उनके लेंगे, तो कहीं लगता है आपको जो है गठबंधन प्रत्याशी इमरान मसूद साहब इस बार जो है चुनाव में बहुत मजबूती से उभर के सामने आए हैं? या कहा जाए कि जो है ईद के संपन्न होने के बाद में वो एक जो उनकी जो स्पीड थी वो काफ़ी बढ़ी है, तो इस चुनाव में कहीं फ़र्क दिखाई दे रहा है कि जो सामने आमने-सामने की लड़ाई थी वो पलड़ा किसका भारी नज़र आ रहा है? देखिए, पढ़-लेगा तो मैं अब भी कहूँगा कि मैं मन से भी यही चाहूँगा कि बीजेपी आए और पूरे पूर्ण बहुमत के साथ आए। जिस तरीके से वो कार्य करी है, वो कार्य करे। लेकिन इमरान मसूद की भी मैं ये नहीं कह सकता कि उनसे बढ़िया कोई नेता है। सहारनपुर में मेरे रोल मॉडल इमरान मसूद रहे हैं कभी। मैं जानता हूँ कि वो कितनी बेबाक तरीके से काम करते आए हैं। बहुत अच्छे नेता हैं और ऐसे नेताओं की हो सकता है कि बीजेपी को भी ज़रूरत हो, ठीक है ना? लेकिन हमारा सहारनपुर का बहुत क्या नाम कहते हैं, किस्मत बहुत ख़राब कहते हैं कि हमारे यहाँ से एमपी जीत के नहीं आते और सेंट्रल में सरकार किसी और की होती है। कुछ ऐसी योजनाएँ होती हैं जो शायद हम पीछे रह जाते हों, लेकिन मोदी जी ने जिस तरीके से बिना हमारी सीट यहाँ पे होते हुए भी हमारे शहर को स्मार्ट सिटी दी, काम किया, तो मुझे लगता है कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि कोई जीते या हारे। लेकिन मैं इमरान मसूद जी पे ये कहना चाहूँगा कि उनसे गद्दावर नेता मैंने आज तक नहीं देखा सहारनपुर के अंदर। बहुत अच्छी छवि के नेता हैं। और रही बात राजपूत समाज की, तो राजपूत समाज का पूरा वोट बीजेपी को मिला है। ये सिर्फ 10-12% हमारे बीच में कुछ भ्रमित करने वाले लोग होते हैं, जो ये कहते हैं कि हम राजपूत समाज वोट नहीं देगा। मेरी जो रीडिंग कहती है, मेरे जो दोस्त हैं, बहुत सारे संबंधी हैं, राजपूत ही हैं, उनसे मेरी जब बातचीत हुई तो उन्होंने कहा हमने सब वोट बीजेपी को दिया है। अब की बार 80 पार यूपी की हम बात को कैसे देखते हैं? नहीं, मैं नहीं इस बात को कह सकता कि 80 पार होगा। लेकिन हाँ, बहुत अच्छी पिछली बार से सीटें ज़्यादा ही आनी चाहिए। कार्य को मैं सलाम करता हूँ। कार्य है तो मैं मानता हूँ कि उसको जीतने का हक भी है। अगर आप कहते हैं दिल्ली के अंदर केजरीवाल ने काम किया है, तो केजरीवाल को दिल्ली की जनता ने सराहा है। और मोदी जी ने काम किया तो सहारनपुर हो चाहे किसी भी 543 सीटें हों, लोगों को सराहना चाहिए अगर आपके यहाँ पे काम हुआ है। इससे मनोबल कम होता है उस नेता का, जिसका काम कराने के बाद भी अगर उसे जीत नहीं मिलती, तो अच्छे नेताओं को आगे आने का मौका कम मिलता है। वो फिर शांत होकर ये बैठते हैं कि यार नहीं, तब भी हमें सराहना नहीं मिल रही है काम करने के बाद भी, तो हमें उनका मनोबल नहीं कम होना चाहिए बिल्कुल भी। अभी अभी देखने में आया कि जो प्रथम चुनाव रहा हो या जो द्वितीय चरण का चुनाव रहा हो, तो यहाँ तक तो जो मोदी जी बोलते थे, बड़े हाथ उठा के बोलते थे अब की बार 400 पार मोदी की गारंटी है। लेकिन जब तीसरा चरण आते आते जो है मोदी जी जो है उस बात से जो है ना तो उन्होंने 400 पार की बात कही है, ना गारंटी की बात कही है। वो बात करते हैं मंगलसूत्र की, वो बात करते हैं मुस्लिम की, वो बात करते हैं संपत्ति की। तो उस उनके जो बयान में बदलाव आया है, जो उनकी भाषागत बदलाव आया है, एक संवैधानिक पद पर बैठने वाले इतने बड़े नेता जो है जो इस तरह की भाषा का चुनाव के दरमियान जिस तरह का प्रयोग कर रहे हैं, उस भाषा को आप कैसे देखते हैं? एक तरफ 400 की गारंटी वो गौनिक हो जाती है, एक तरफ जो है मोदी की गारंटी, एक तरफ जो है 400 पार की बात करते हैं वो गौनिक हो जाती है, तो तीसरा चरण आते आते तो कैसे देखता है उसको, क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, ये चुनाव है। चुनाव के अंदर जब विपक्ष तर्क देगा तो उसके ऊपर वितर्क भी मिलेगा, वितर्क देगा तो तर्क भी मिलेगा। अब विपक्ष ये उड़ा रहा है कि भाई 400 पार आएंगे तो ये संविधान बदल देंगे। ऐसा कभी मोदी जी ने अपने भाषण में तो नहीं कहा, ना किसी इंटरव्यू में कहा। जब आप अफवाह फैलाओगे तो वो भी अपने एग्रेसिव मूड में आएंगे। नहीं तो उन्हें तो पता था जितना उन्होंने काम किया है उस हिसाब से उन्हें आना ही है। और लानत है ऐसी जनता को जिसे प्रधानमंत्री जैसे शख्स को बैठ के सफाई देनी पड़ती हो कि मैं काम करूंगा, मैं आऊंगा, फिर काम करूंगा, अब भी ये कहना पड़ता हो, तो लानत है ऐसी जनता पे। अब ये जनता की जिम्मेवारी होनी चाहिए थी कि 2 महीने जनता ये कहती कि मोदी जी अब तो आप शांत बैठो, 30-40 दिन आप शांत बैठो, अब हम देखेंगे विपक्ष को। आपने हमारे लिए बहुत काम कर लिया, अब हम देखेंगे विपक्ष को और हम कहेंगे कि हम वोट मोदी को ही जाना चाहिए। अगर मोदी जी काम ना करते तो मैं आज आपके सामने बैठ के ये बात ना कहता बिल्कुल भी। क्योंकि मैंने कभी किसी के लिए ये नहीं कहा कि जो काम नहीं करता उसको वोट दो। काम उसे, जिसने काम किया उसे वोट मिलना चाहिए। और उसे ये माइक पे खड़े होकर सफाई देने की भी जरूरत नहीं है, मैंने आपके लिए काम किया, मैं आगे भी करूंगा, मुझे वोट दो। चाहे वो मंगलसूत्र के नाम पे दो, चाहे वो हिंदू मुसलमान के नाम पे दो। अब तो जरूरत ही नहीं थी ना। 10 साल देख तो लिया आपने किस निष्ठा भाव से काम करा। धारा 370 विपक्ष कहता था कि 40 साल मोदी जी 100 जन्म ले लें तो धारा 370 नहीं हटा सकते। हमने 10 साल के अंदर हटा के दिखाई ना मोदी जी ने। उन्होंने राम मंदिर बना के दिखाया ना कि ये राम मंदिर बस बातों ही बातों का राम मंदिर है, ये नहीं बनाएंगे, बना दिया राम मंदिर। अब उसके बाद विपक्ष के पास क्या मुद्दा रह गया? विपक्ष के पास तो कोई मुद्दा ही नहीं है। अब भी जनता को सफाई देनी पड़ेगी, तो फिर तो यहाँ पे इस देश के अंदर कोई प्रधानमंत्री की निष्ठा भाव से काम ही नहीं करेगा। लेकिन देखने में आ रहा है कि जो है क्या विपक्ष को जो है मौका नहीं मिलना चाहिए? विपक्ष भी चुनाव का मतलब है तो चुनाव का मतलब है कि जनता जिसको चाहेगी वो आएगा।
अब मोदी जी की बात कर रहे हैं, ठीक है, मोदी जी को 10 साल मिले हैं, मोदी जी ने बहुत अच्छा काम किया, लेकिन विपक्ष चुनाव के जो मायने, क्या विपक्ष को आप ये कमांतर आंकते हैं उस चीज को लेकर? जाए क्या विपक्ष के पास मुद्दे नहीं है? क्या विपक्ष को जो मौका नहीं मिलना चाहिए? अरे सर, मौका देते देते तो हमारे देश की हालत हो गई। आज एंटी इनकम्बेंसी कहती है जनता। एंटी इनकम्बेंसी किस बात की? जब आपका देश आगे बढ़ रहा है, आप 5वीं अर्थव्यवस्था में आ गए हैं, आप उसके बाद भी ये सोचेंगे कि चलो 10 साल मोदी जी को वोट दे दिया तो अब राहुल गांधी को जिता के देख लो। ये कोई क्रिकेट का गेम थोड़ी ना चल रहा है कि 2 बड़े बैठ के देख रहे हैं, 2 बच्चे खेल रहे हैं, चलो आज इसे बैटिंग दे देते हैं, कल उसे दे देते हैं। देश का मामला है। आप देश के अंदर अगर तरक्की लाएंगे तो आप आएंगे। आप अमेठी के अंदर 35 साल से विराजमान है। आप बताइए वहां पे आपने कौन सी सड़कें बनाई? आपने सारे के सारे उत्तर प्रदेश को इतनी अधेरता पीछे 200 साल पीछे भेज दिया, जहां का किसान संपन्न है, जहां का हर आदमी संपन्न है, जहां हम गंगा किनारे रहते हैं, हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं है। उसके बाद आपने इतने पीछे फेंक दिया उत्तर प्रदेश। आज इन चीजों से गिना जाता था। जब मैं कॉलेज में टाइम में पढ़ता था तब लोग मेरे से कहते थे, भैया के शहर से आए हो, चोरों के शहर से आए हो, डकैतों के शहर से आए हो। आज हमारी इमेज योगी जी ने जैसी बना रखी है, हमें गर्व होता है ऐसी सरकार के ऊपर, और आनी चाहिए ऐसी सरकार बार बार। और मैं कहता हूं 50 साल नहीं 100 साल आनी चाहिए, अगर ऐसी ही तरीके से काम करती रहेगी। क्यों नहीं हम विश्व की शक्ति बन सकते? और बार बार किस किस को मौका देते रहेंगे इसी बात का कि 10 साल इसे दे दिया, 5 साल इसे दे के देख लो, फिर 5 साल उसे दे के देख लो। लेकिन बात जैसे मोदी जी ने कहा कि जय अब की बार 400 बार, कैसे देखते हैं? क्योंकि अभी चुनाव अभी बाकी है, चरण चुनाव के बाकी है, कैसे देखते हैं? क्या मोदी जी का नारा पूरा होने जा रहा है इस बार? देखिए, मैं तो अपने सहारनपुर का जानता हूं, जिस तरीके से मेरे सहारनपुर का विकास हुआ है उस हिसाब से क्या नाम, अगर इसी तरीके से सारे शहरों का विकास हुआ है तो मोदी जी की सीटें आनी चाहिए 543। एक सीट भी कम नहीं होनी चाहिए, अगर इसी तरीके से सारे शहरों का विकास हुआ है। मेरे को भले ही आर्थिक से फायदा ना हुआ हो, लेकिन मेरे को सड़कों का फायदा हुआ है, मुझे गुंडागर्दी से फायदा हुआ है, मुझे फायदा हुआ है। किसी एक आदमी ने भी मेरे को टच करा तो मेरे को पता है मेरे पास 100 नंबर की गाड़ी है, मैं फोन करूंगा, मेरी कार्रवाई अभी होगी। मेरा कोई आज मोबाइल चोरी करके भागता है तो मेरे को यही की रिपोर्ट लिखाने में देर लगती है। बहुत सारे मुद्दे ऐसे हैं जो आदमी अंदर ही अंदर कसोटता रहता है अपने आप को। काश कोई ढंग का आदमी होता तो हमारी सुनवाई होती है। आज सबकी सुनवाई है। तो मैं तो कहता हूं अगर सहारनपुर जैसा विकास 243 सीटों पे हुआ है तो 247 पूरी सीटें आनी चाहिए, एक भी सीट कम नहीं रहनी चाहिए। जो हराएगा मोदी जी को वो अपने शहर को हराएगा। लेकिन जलवंत मुद्दा जो होता बढ़ता जा रहा है जनसंख्या को लेकर, जनसंख्या पे लेकर कोई बात नहीं करते हुए, मुद्दों की कोई बात नहीं कर रहे, धर्म की बात कर रहे, जाति की बात कर रहे। आपने शरीयत कानून के अंदर 4 बिहा का प्रावधान दे दिया। आपने पहले सारे के सारे कानून चेंज कर करके ऐसी स्थितियां दे दी कि देश जनसंख्या कानून पे बात तो तब करे जब पहले पिछले पछेड़ों से निपटे। 10 साल तो पुराने पछेड़े निपटाने में निकल गया इनको। अब अगले 5-10 साल के अंदर ये यूनिवर्सल सिविल कोड भी लाएंगे, जनसंख्या नियंत्रण कानून भी लाएंगे, वोट का अधिकार भी छीनेंगे कि भाई जिसके पास 6 बच्चों से ज्यादा अब होते हैं तो उनका वोट का अधिकार भी छीनना चाहिए। ऐसा होना चाहिए देश के अंदर। अगर 2 बच्चे हैं वो संपन्न रहे। मेरी एक गुड़िया है, मेरे फादर के 2 बच्चे हैं, हम संपन्न हैं, हम पढ़े लिखे हैं, हम कमाते हैं, हम किसी को लूटते नहीं हैं, हम किसी के आगे हमें सरकार से राशन की भीख नहीं मांगनी पड़ती। वो कब मांगनी पड़ेगी आदमी को? जब उस पर जनसंख्या ज्यादा होगी, व्यवस्थाएं कम होंगी, तो उसे बार बार सरकार के आगे देखना पड़ेगा। हमें तो नहीं देखना पड़ता सरकार के आगे, हम पढ़ते भी हैं, टैक्स भी भरते हैं, जिससे औरों का भी भला होता है। ऐसे ही वो मोदी जी चाहते हैं सबको संपन्नता मिले, और ये आएगा। लेकिन अभी आपको टाइम देना पड़ेगा। जो 70 साल की स्थिति है वो 5-10 साल के अंदर नहीं सुधर सकती। 5-10 साल और चाहिए इसे सुधारने के लिए, और मोदी जी को मौका मिलना चाहिए। जब तक कोई उनके जैसा टक्कर का नेता नहीं मिलता, भाजपा को वोट मिलता रहना चाहिए। खैर, तमाम मुद्दों पर बातचीत करने के लिए, चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। जीडी न्यूज की सभी वीडियोस देखने के लिए यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए जीडी न्यूज चैनल को, और फेसबुक पर वीडियोस देखने के लिए जीडी न्यूज चैनल को लाइक और फॉलो करें। धन्यवाद।